Hello people, what's up? मेरा नाम है विशिष्टा एंड आई वेलकम यू ऑल टू येट अनदर सेशन ऑफ द हिंदू एनालिसिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 3rd, 4th और 5th ऑफ दिसंबर को क्या क्या हुआ है। विदाउट एनी फर्दर डिले फटाफट से शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग विथ लॉग जैम एंड्स द पार्लियामेंट टू डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हाल ही में एक मीटिंग वाज कॉल्ड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑफ कोर्स स्पीकर ऑफ लोकसभा जो फिलहाल है मिस्टर ओम बिरला, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि रूलिंग पार्टी ने अग्री किया है कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स, सर्टेन टॉपिक्स टू बी रेज्ड इन फ्रंट ऑफ द एंटायर पार्लियामेंट जिनके ऊपर डिस्कशन होगा और डिबेट होगी। लेकिन ऐसा भी बोला है कि वो किसी भी बात को मानने के लिए या एक्सीड करने के लिए किसी भी डिस्कशन को ऑन अडानी इंडिक्टमेंट दे आर बेसिकली नॉट बाउंड। डिस्कशन शुरू किया है। रूलिंग पार्टी का ये भी कहना है कि यस वी आर गोइंग टू रेज दिस टॉपिक, लेकिन they are not going to exceed to any kind of discussion on अडानी, मतलब उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होगा, बातचीत वहां नहीं छिड़ने वाली है। कांग्रेस ने डिसाइड किया है नॉट टू कॉज एनी डिस्ट्रप्शन ओवर द अडानी इशू अपेरेंटली, बट काफी टाइम से ऑलरेडी डिस्ट्रप्शंस वो कॉज कर चुके हैं। बट फिलहाल में उन्होंने बोला है कि भाई चलो मीटिंग जो आ रही है वहां पे थोड़ी इंपॉर्टेंट इशूज, ज्यादा इंपॉर्टेंट इशूज डिस्कस कर लेते हैं, फिलहाल डिस्ट्रप्शंस कॉज नहीं करते। बट ये भी अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट आउटसाइड द पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स आज के डेट में। मेन बात अगर बोले तो एक लॉक जैम चल रहा था। लॉक जैम मतलब जैसे ट्रैफिक जैम लगता है ना, उसी तरीके से पार्लियामेंट में जाम लॉक जैम चल रहा था, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे कि भाई किन टॉपिक्स पे डिस्कशन करना है, किन पे नहीं करना, करना भी है कि नहीं करना। तो इसमें ही ब्रेक थ्रू हुआ है फाइनली मीटिंग बुला के। So they are saying in a breakthrough to end the logjam that had plagued the functioning of parliament for over a week, एक वीक से भी ज्यादा से गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों ने ही ये डिसाइड किया है, कंसेंसस रीच किया है, मतलब साथ में मिलकर डिसाइड किया है कि एक डिस्कशन किया जाएगा इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जो लोकसभा है वो ये डिस्कशन करने वाली है ऑन 13th एंड 14th ऑफ दिसंबर, और राज्यसभा में ये डिस्कशन होने वाला है ऑन 16th एंड 17th ऑफ दिसंबर। जो रूलिंग साइड है उन्होंने ये अग्री किया है, कुछ इश्यूज के ऊपर वो बातचीत करने वाले हैं, जिनमें से एक बांग्लादेश का सिचुएशन है, दूसरा है जो संबल मॉस्क में जो वायलेंस चल रहा था, हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, उसमें वो एक इशू है, उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। लेकिन अडानी इंडिक्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं। जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है ऑफ कोर्स कांग्रेस है, उन्होंने डिसाइड किया है कि पार्लियामेंट की इस प्रोसीडिंग को बिल्कुल भी वो डिसरप्ट नहीं करेंगे, रुकावट नहीं डालेंगे बाय रेजिंग द अडानी इशू। लेकिन पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सामने वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, धरना देने वाले हैं। लेकिन बिफोर द प्रोटेस्ट जो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई थी, वहां पे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो दूसरी पार्टीज को भी बोलेंगे टू ज्वाइन देम इन द मीटिंग। ठीक है, जो ये ब्रेक थ्रू है ये क्यों हुआ फाइनली? इट केम एट अ मीटिंग ऑफ फ्लोर लीडर्स ऑफ ऑल पार्टीज कॉल्ड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। सारे पार्टी के लीडर्स को पहले बुलाया गया, एक फ्लोर मीटिंग हुई, वहां पे फाइनली डिसाइड किया गया कि यार कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन जरूरी है। अगर इसी तरीके से हम लॉगर हेड्स पे रहे तो किसी भी चीज का कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आ पाएगा। तो फाइनली लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में ही मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसमें भी डिसाइड हुआ है अडानी इंडिक्टमेंट के ऊपर कोई इशू डिस्कस नहीं किया जाएगा। ओके अच्छा, ऑलरेडी हमको जैसे कि पता है सीएम डिक्लेयर हो चुके हैं, बट क्योंकि ये 3rd का न्यूज़पेपर है तो इसमें लिखा हुआ है बीजेपी इज गोइंग टू डिक्लेयर द चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट सून टुमारो। सो 4th को डिसाइड होके अनाउंस होने वाला था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट इज गोइंग टू विजिट इंडिया एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर फॉर समिट विद मोदी अर्ली नेक्स्ट ईयर इन अ साइन ऑफ क्लोजर एंगेजमेंट विद इंडिया। वैसे इंडिया रशिया के रिलेशंस सालों साल से अच्छे ही बने हुए हैं, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती रहती है बट मोस्टली अच्छे ही बने हुए हैं। इंडिया और रशिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने इन्वाइट किया है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्वाइट किया है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इंडिया में अगले साल होने वाली एक समिट में। जो डेट्स हैं वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है और डिसाइड भी नहीं हो पाई है कि कब आएंगे, लेकिन ये पहली विजिट होगी रशिया की टू इंडिया आफ्टर जो फरवरी 2022 में रशिया ने पहली बार यूक्रेन में अटैक किया था, उसके बाद होने वाली पहली विजिट है। तब से रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में नहीं आए हैं। रशियन प्रेसिडेंट एंड फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर जिनका नाम है यूरी उशकोरी, उन्होंने अनाउंसमेंट में ये कहा था। एक और भी अनाउंसमेंट आया है, और ये जो रिसेंट अनाउंसमेंट भी आया है ये बहुत हफ्तों बाद आया, आफ्टर हमारे खुद के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर डेनिस मैंटुरोव, इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज नॉट रॉन्ग, उनसे मिले थे इंडिया में ही फॉर एन इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग।
तो उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आके जा चुके हैं, ये मीटिंग हुई है, वहीं पे शायद ये डिस्कशन हुआ कि फाइनली लीडर्स के बीच में ये मीटिंग होना अब जरूरी है, और उसी के कुछ हफ्तों बाद ये अनाउंसमेंट आया जिसमें रशियन प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट इंडिया में आने वाले हैं। टेकिंग टर्म्स में यहाँ पे क्या बात हो रही है, तो यहाँ पे मिस्टर उशाकोव का कहना है, जो कि रशिया के स्पोक्स पर्सन है, फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर है बेसिकली, उनका कहना है कि हमारे जो लीडर्स हैं दे हैव एन अग्रीमेंट टू होल्ड मीटिंग वंस अ ईयर, साल में एक बार कम से कम मीटिंग होनी चाहिए, ऐसा अग्रीमेंट था हमारा सालों साल से। दिस टाइम इस बार हमारी बारी है, हम इनिशिएटिव लेना चाहते हैं एंड दिस टाइम वी वांट टू हैव दैट मीटिंग। ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मिस्टर मोदी बिकेम वन ऑफ द फ्यू लीडर्स इन 2024 टू विजिट बोथ मॉस्को एंड कीव, यानी यूक्रेन भी गए थे वो 2024 में और रशिया भी गए थे, तो ही वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू लीडर्स जो ऐसा करने वाले थे, वेर ही मेट प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की। ज्यादातर कंट्रीज या तो यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं तो वो सिर्फ यूक्रेन विजिट करते हैं, या बहुत ही कम हालांकि ऐसी है जो रशिया को सपोर्ट करती हैं या रशिया की भी बात सुनने को तैयार है तो रशिया विजिट करें। हमारे प्राइम मिनिस्टर वाज वन ऑफ द वेरी 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 फ्यू लीडर्स जिन्होंने ऐसा किया, दोनों ही कंट्रीज को विजिट किया था 2024 में। ठीक है। अच्छा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये भी कहना था कि इंडिया वाज एबल टू कन्वे पोजीशन बिटवीन द टू साइड्स, मतलब एक रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एक तरीके का नेगोशिएशन था, एक तरफ का मैसेज दूसरे तरफ पहुंचाना, दूसरे तरफ का मैसेज एक तरफ कन्वे करना, ये इंडिया बखूबी कर चुका है। और इस ऑफर को रशिया ने काफी विद देयर ओपन आर्म्स बहुत अच्छे से वेलकम भी किया था, जहां पे मिस्टर पुतिन ने थैंक किया था टू लीडर्स लाइक इंडिया के लीडर, चाइना के लीडर फॉर देयर एफर्ट्स, दोनों ही कंट्रीज के बीच में ये सुलह कराने के एफर्ट्स। क्योंकि ज्यादातर कंट्रीज क्या कर रहे हैं कि वो रशिया को क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं और यूक्रेन का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया और चाइना ने कोशिश की है कि भाई दोनों कंट्रीज के बीच में एमिकेबली चीजें सेटल हो पाए बिना एक साइड को ब्लेम किए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये मोस्टली अपनी, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, कुंभ मेला क्योंकि आने वाला है और मेगा बहुत बड़े लेवल पे इवेंट्स होने वाले हैं, उसी के चलते कुंभ मेला का जो एरिया होता है, महाकुंभ का जो एरिया है, उसको यूपी गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द महाकुंभ एरिया एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट अहेड ऑफ 2025 महाकुंभ मेला। द टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट 2025 में होने वाला है महाकुंभ मेला, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, 12 सालों में होता है। द टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट विच इज द 76th डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, टेम्पररी लेवल पे है ये डिस्ट्रिक्ट, ऐसा नहीं है परमानेंटली स्टैब्लिश कर दिया गया है, विल बी नोन एज महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट। क्यों डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है? मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट पर्पसेस के कारण। जो गवर्नमेंट है उनका ऑर्डर संडे को ही इशू किया गया था। क्यों किया गया है? ये डिसीजन इज सीन एज अ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव मूव aimed at managing the upcoming religious event that is slated for January next year. नोटिफिकेशन में नए और भी डिस्ट्रिक्ट्स जारी किए गए हैं, 4 तहसील, 67 विलेजेस, इस तरीके से बहुत सारे नोटिफिकेशन में चीजें आई थी, उनमें से एक ये भी था। ठीक है, तो ताकि आराम से सारी की सारी चीजें, कुंभ मेले में हजारों की तादाद में लोग आते हैं, मैनेजमेंट आसानी से हो पाए, तो अगर उसको एक अलग ही डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया जाता है तो वो मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वहां का थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, coming on to the next news. अच्छा, तमिलनाडु में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था साइक्लोन वाज गोइंग टू मेक अ लैंडफॉल, उसी के चलते 12 पीपल डाइड एंड 2.11 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्म लैंड, जहां पे खेती होती थी, वहां पे फ्लड आ चुका है ड्यू टू द साइक्लोन इन तमिलनाडु। आई वांट यू ऑल टू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो कि ये जो तमिलनाडु में साइक्लोन आया है, जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, इसका नाम क्या है? सीधा अब आप आ जाएं वर्ल्ड न्यूज के ऊपर।
Here it is. अच्छा, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बाय द वे। बांग्लादेश ने पावर परचेज अग्रीमेंट जो अडानी ग्रुप के साथ साइन किया था उसको हाफ कर दिया है, विच इज अ मेजर स्टेप, बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। सो बांग्लादेश हाफ्ड द पावर इट बाइज फ्रॉम अडानी पावर साइटिंग लोअर विंटर डिमांड। मतलब उन्होंने सीधा सीधा नहीं बोला कि भाई हमको तुम पे शक है, उन्होंने बोला देयर इज लोअर विंटर डिमांड। या सॉरी, तो मैं बात कर रही थी बांग्लादेश ने जो अडानी पावर्स है वो पावर खरीदने वाले थे, उसको हाफ कर दिया गया है बोल के कि भाई विंटर्स है तो उतने पावर की जरूरत नहीं है। अब ये हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके थे कि अडानी का जो इंडिक्टमेंट आया उसके चलते श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों ही अपने अपने पावर परचेज अग्रीमेंट्स को रिविजिट करने का सोच रहे थे। उनको भी लग रहा था भाई हमारे साथ भी गड़बड़ियां हुई होंगी, तो उन्होंने सीधा सीधा साइट नहीं किया ये रीजन, बट कुड बी दिस रीजन कुड बी बिहाइंड वट एवर दे हैव डन। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ऐसा बोला है, अमिड डिसएग्रीमेंट्स ओवर ड्यूज रनिंग इनटू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अडानी पावर जिनके फाउंडर को यूएस की अथॉरिटीज ने अक्यूज किया है ऑफ ब्राइबरी, खासतौर पे सबसे ज्यादा बड़े अमाउंट में 90% से भी ऊपर ब्राइबरी आंध्र प्रदेश स्टेट में गई थी स्कीम इन इंडिया, उन्होंने अपने सप्लाई को हाफ कर दिया है बांग्लादेश को ऑन 31 अक्टूबर, क्योंकि पेमेंट डिलेज हो रही थी एज द कंट्री बैटल्स फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज। बांग्लादेश में भाई बहुत खराब हालत चल रही है, गवर्नमेंट ही उनकी स्टेबल नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेजेस हो चुके हैं, इकोनॉमी तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है इस समय, कहाँ से पैसे भरेंगे, तो अडानी ग्रुप ने पहले उसको हाफ कर दिया था। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया बांग्लादेश ने, वो होता है ना कि तुमको डांट पड़ गई फिर तुमने बोला कि अरे हमने तो ऑलरेडी बोल चुका था ऐसा, तो वो काइंडा लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज।
कुछ खास इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लेवल पे अभी तो नहीं हो रहा है, उन्हीं चीजों का अपडेट्स आया है। ये इंपॉर्टेंट है। 30 मेंबर्स फ्रॉम हिदांक्यो टू अटेंड नोबेल सेरेमनी, नोबेल पीस प्राइज। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ नोबेल पीस प्राइज एक ऐसा प्राइज है जो कि नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे नोबेल प्राइजेस स्वीडन में दिए जाते हैं, ठीक है। सो जापानीज एटॉमिक बॉम्ब सर्वाइवर्स ग्रुप, उनका नाम है निहोन हिदांक्यो। उनका ये कहना था कि 30 स्ट्रॉन्ग डेलीगेट्स उनके ग्रुप से वो कलेक्ट करने जाने वाले नोबेल पीस प्राइज ओस्लो में जो दिया जा रहा है, आफ्टर अ क्राउड फंडिंग कैंपेन टू पे देयर ट्रैवल कॉस्ट। Those going to the December 10 ceremony will include a group co-chair, उनका नाम है तेरुमी तनाका, who witnessed जो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हिरोशिमा नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट थे, he survived that as a child. With money provided by the Nobel Committee, not enough to cover the travel expenses, जो नोबेल कमेटी ने पैसे दिए थे वो इनफ नहीं थे, तो एक क्राउड फंडिंग कैंपेन चलाई, उससे उनको फंडिंग प्रोवाइड हुई है ट्रैवल एक्सपेंसेस निकाल पाने की, तब जाके ही इज गोइंग टू विजिट। उनके अलावा और भी डेलीगेट्स आ रहे हैं, जिनमें से एक डेलीगेट वाज नॉट इवन बॉर्न जब ये हिरोशिमा नागासाकी का पूरा इंसिडेंट हुआ था। ही वाज इन हिज मदर्स वूम व्हेन द यूएस ड्रॉप्ड द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा। हिज फादर, जो कि काम पे गए हुए थे उस टाइम पे, कुछ 100 मीटर्स दूरी फ्रॉम द एपी सेंटर वॉज किल्ड। उनका ये कहना था, आई होप आई कैन स्पीक फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस अबाउट आर डिजायर नॉट टू सी अनदर विक्टिम एंड दैट न्यूक्लियर वेपन्स मस्ट नेवर बी यूज्ड। ये सारी ही कंट्रीज एडवोकेट करते हैं कि भाई न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, ट्रीटीज भी साइन की है, लेकिन मेरे ख्याल से हिरोशिमा नागासाकी जो विक्टिम्स हैं, स्पेशली जो सर्वाइवर्स हैं, कुछ कुछ ऐसे जो दे वर चिल्ड्रन, दे सॉ इट हैपन और दे सॉ दी आफ्टर इफेक्ट्स। मे बी वो वहां के रहने वाले थे, काफी सारे लोग बाहर भी गए हुए थे, इस तरीके की चीजें भी हुई थी, बट दे सॉ द आफ्टर इफेक्ट्स। उनसे बेटर कोई नहीं बता सकता कि इस तरीके की चीजें ह्यूमन लाइफ को कितने बड़े और किस लेवल पे अफेक्ट कर सकती है। So they are the ones who can actually speak about the damage and the dangerous impact on the society which is caused by nuclear weapons. I think that's all for third. Next आ जाते हैं अपन फोर्थ के ऊपर। इंडिया और चाइना के टाइज सेट ऑन राइट ट्रैक फाइनली। काफी टाइम से बातचीत चल भी रही थी। मिस्टर एस जयशंकर का कहना है फाइनली इंडिया चाइना के टाइज जो रिलेशंस है सही रास्ते पर आ चुके हैं। इंडिया चाइना हैव सेट टाइज इन द डायरेक्शन ऑफ सम इम्प्रूवमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ऐसा कहना है। और उन्होंने ये भी बोला है कि कंटिन्यूस डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बैक एंड फोर्थ दोनों ही कंट्रीज के बीच में जारी है काफी टाइम से, और हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ले रहे हैं बीजिंग के साथ इन अचीविंग डिस इंगेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज। सबसे पहले तो बॉर्डर एरियाज में भाई कंटिन्यूस सालों से लड़ाई चल रही है, उसमें स्टेप बाय स्टेप एकदम से पुल बैक नहीं कर सकते, क्योंकि उतना भरोसा नहीं होता कि हमने पुल बैक कर दिया उन्हें अटैक कर दिया, तो स्टेप बाय स्टेप डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं वहां पे। वेयर ही सेड द सिचुएशन हैज बीन अबनॉर्मल सिंस 2020 में जो रिजल्ट जो चाइनीज सडन ने उन्होंने एक्शन लिया था, एक तरीके से बिट्रे किया था उन्होंने, सीज फायर को वायलेट किया था, ठीक है। वी हैव बीन वेरी क्लियर दैट द रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वुड बी द बेसिस फॉर द रेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप मूविंग फॉरवर्ड। 2020 के बाद 4 सालों के बाद पहली बार इंडिया चाइना टॉकिंग टर्म्स में आए हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट न्यू ये आर्म्स डिसएंगेजमेंट एट द बॉर्डर एरिया। डिसएंगेजमेंट क्या होता है, धीरे धीरे करके बोथ द कंट्रीज आर गोइंग टू पुल बैक देयर आर्मीज। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर को हम खुला छोड़ देंगे, बट जो हैवी आर्टिलरी और मिलिट्री हमारी वहां पे तैनात है पूरे टाइम अटैक के लिए रेडी, वो नहीं रहेगा इफ वी स्टार्ट ट्रस्टिंग ईच अदर, ठीक है। अच्छा, उनका ये कहना है कि वी हैव बीन वेरी क्लियर दैट द रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वुड बी द बेसिस फॉर द रेस्ट ऑफ रिलेशनशिप मूविंग फॉरवर्ड, कि हमारा आगे जो भी चाइना के साथ बात होगी उसमें सिर्फ एक ही एम और गोल हमारा रहेगा कि पीस को कैसे मेंटेन किया जा सकता है फॉरवर्ड आगे जाने वाले फ्यूचर पूरे रिलेशनशिप में, ठीक है। अच्छा, दिस इज इंपॉर्टेंट। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैज बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये सेंटर ने ट्यूसडे को नोटिफाई किया था कि जस्टिस मनमोहन, द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, हैज बीन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
तो इनके ऊपर जाने से जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो 33 हो चुकी है, जिसमें से 32 आर अदर जजेस एंड 1 इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना। ही इज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ थे, हु वाज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं उनका टेन्योर रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का, बिफोर ही रिटायर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया है मार्शल लॉ। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है साउथ कोरिया में। ट्यूसडे को ही साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक यूल उन्होंने डिक्लेयर किया था मार्शल लॉ, ठीक है, अक्यूजिंग द ऑपोजिशन ऑफ बीइंग एंटी स्टेट फोर्सेस एंड सेइंग ही वाज एक्टिंग टू प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम थ्रेट्स पोज्ड बाय द नॉर्थ। लॉ मेकर्स जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने फटाक से वोट किया टू अपोज द शॉक डिक्लेरेशन, बट द मिलिट्री बैक्ड मिस्टर यून सेटिंग अप अ स्टैंड ऑफ विथ नो क्लियर वे फॉरवर्ड। भाई सडनली उनके प्रेसिडेंट पूरी की पूरी मिलिट्री लेकर आ गए और उन्होंने बोला कि हमने मार्शल लॉ लगा दिया है नॉर्थ कोरिया जो हम पे अटैक कर रहा है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तुरंत एक तरीके का इसको कू दे तात बोलते हैं, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, जिसमें मिलिट्री कंट्री को के सिस्टम को ओवर पावर करके कुछ टाइम के लिए एक तरीके की डिक्टेटरशिप लेकर आ जाता है। तो दैट इज समथिंग ही ट्राइड। अब ये नहीं पता उनका इंटेंशन क्या था यहाँ पे करने का, बट तुरंत ही पार्लियामेंटेरियंस जो लॉ मेकर्स है वो बैठे, उन्होंने वोट किया बाकायदा और मेजोरिटी वोट से इस एक्शन को अपोज किया, ठीक है। जो नेशनल असेंबली थी दैट वाज सील्ड लेट ऑन ट्यूसडे नाइट एंड हेलीकॉप्टर्स वर सीन लैंडिंग ऑन द रूफ। Troops entered the building for a short time while hundreds of protesters gathered outside the parliament chanting arrest Yoon Suk Yeol। तो वहां के जो सारे सिटीजन्स भी थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया और पार्लियामेंटेरियंस ने भी प्रोटेस्ट किया। बहुत ही बड़ा ये कूप होने से बच गया साउथ कोरिया में। Some 190 member of parliaments managed to get into the assembly in the early hours of Wednesday, where they unanimously, not even a single vote was in the favor, तो unanimously उन्होंने vote किया in the favor of a motion to block the martial law declaration and call for its lifting। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि मार्शल लॉ लगाया जा सकता है या लिफ्ट किया जा सकता है जब पार्लियामेंट की मेजोरिटी डिमांड करती है। तो बाकायदा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। मिस्टर यून जो वहां के प्रेसिडेंट, उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए अपने एक्शन या अनाउंसमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। उन्होंने पहली चीज ये बोली कि साउथ कोरिया का फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ हुआ था इन मोर देन 40 ईयर्स हुआ है ये, और इनका रीजन था टू सेफगार्ड द लिबरल साउथ कोरिया फ्रॉम द थ्रेट्स पोज्ड बाय नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट फोर्सेस, और सारे के सारे एंटी स्टेट एलिमेंट को एलिमिनेट करने के लिए। अब भाई प्रॉब्लम क्या होती है कि मार्शल लॉ के बाद ना कोई भी इंसान जो उस मान लो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट यून, उनके अगेंस्ट भी कुछ भी क्रिटिसिज्म वाली बात कर रहे हैं ना, उनको बोलेंगे एंटी स्टेट एलिमेंट है, उठाओ गिरफ्तार करो गायब करो। तो बहुत हेवी पावर और एब्सोल्यूट अमाउंट में पावर मार्शल लॉ प्रोवाइड कर देता है एक बंदे को। प्लंडरिंग पीपल्स फ्रीडम एंड हैप्पीनेस, आई हियर बाय डिक्लेयर इमरजेंसी मार्शल लॉ। जो प्रेसिडेंट थे उनको लेबल किया गया, उन्होंने लेबल किया ऑपोजिशन को विच होल्ड्स अ मेजॉरिटी ऑफ 300 मेंबर इन द पार्लियामेंट एंड एंटी स्टेट फोर्सेस इंटेंट ऑन ओवरथ्रोइंग द रिजीम। उनका ये कहना था आई विल रिस्टोर द कंट्री टू नॉर्मलसी बाय गेटिंग रिड ऑफ ऑल द एंटी स्टेट फोर्सेस। बेसिकली काफी हद तक दिस वाज रीकिंग ऑफ कि वो ऑपोजिशन को, जो भी उनके अगेंस्ट, उनकी पार्टी के अगेंस्ट बात कर रहे थे, ही वाज ट्राइंग टू एलिमिनेट देम एंड कर्ब देम, कि भाई ऑपोजिट जो बात ही कर रहे हैं उनको ही जड़ से ही हटा दो, तो फिर बात ही क्या करेंगे। तो ही काइंड ट्राइड दैट, बहुत ही प्लान करके। आई थिंक दिस वाज अ वेरी हेविली प्लान्ड मूव, जिसमें ऑफकोर्स उनकी पार्टी ने भी साथ दिया होगा, बट ये बात अलग है लास्ट मोमेंट शायद उनकी पार्टी पीछे हट जाए, बट काफी टाइम से प्लान करके ये मूव निकाला गया, बट इट फेल्ड ड्रास्टिकली। Coming on to the next important news.
यार पिछले एक हफ्तों में कुछ खास ज्यादा ऐसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो मैं काफी पहले भी देख रही थी, एकदम छोटी छोटी चीजें आई वाज लुकिंग फॉर कि इसमें से क्या एग्जाम में आ सकता है। बट जैसे अक्टूबर वाज वेरी हैवी, अक्टूबर में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे दिन ही हमको बहुत सारी न्यूज मिलती थी, लंबे लंबे सेशंस होते थे अपने। अभी फिलहाल में जैसे ये साइंस का है, ओपिनियन का है, एडिटोरियल है, ऑल दीज थिंग्स दे डोंट कम इन योर एग्जाम। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, जैसे COP29 अभी अजरबैजान बाकू ने होस्ट किया है। आपसे पूछा, एक्सक्यूज मी, पूछा जा सकता है COP30 कौन होस्ट करने वाला है। तो COP30 होस्ट करने वाले हैं ब्राजील। ठीक है। अच्छा, क्योंकि 4 दिसंबर का न्यूज़पेपर है तो यहाँ पे 2 और 3 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1984, वेयर भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपेंड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड करके MIC गैस जो थी, वो फैक्ट्री यूनियन कार्बाइड नाम से थी, यूनियन कार्बाइड प्लांट, वहां से लीक हुई थी। एंड अभी भी ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि जो उससे टॉक्सिन्स रिलीज हुए थे हवा में, वो अभी भी मिट्टी में पाए जा सकते हैं इन भोपाल। आई कैन पर्सनली वाउच फॉर दैट बिकॉज आई हैव लिव्ड ऑलमोस्ट माई इंटायर लाइफ इन भोपाल। तो यस, अभी भी बहुत सारे केमिकल्स, उनका कॉन्सेंट्रेशन पानी मिट्टी में पाया जा सकता है, जो 40 साल पहले ये ट्रेजेडी हुई थी उसका। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कि ट्रम्प इज धीरे धीरे करके पिकिंग हिज कैबिनेट, तो हु हैज ही पिक्ड टू हेड FBI। हिज नेम इज काश पटेल। भाई बहुत सारे इंडियन उनकी कैबिनेट में मिलने वाले हैं अब, इंडियन ओरिजिन रादर, नॉट एग्जैक्टली इंडियंस बट इंडियन ओरिजिन के लोग। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी न्यूज, फडनवीस टू बी स्वर्न इन एज द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर टुडे। तो बहुत टाइम से डिस्कशन होने के बाद फाइनली फडनवीस हैज बीन चोजन टू बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ending days of speculation over Maharashtra's next chief minister। गवर्नर CP राधाकृष्णन ने अनाउंस किया है फाइनली, और इनवाइट किया है बीजेपी लीडर को, देवेंद्र फडणवीस को, और उनके पार्टी लेड महायुति अलायंस को टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑन थर्सडे। ये इनविटेशन आया जस्ट कुछ घंटों बाद, जो मिस्टर फडणवीस उन्होंने और उनकी पार्टी ने यूनानिमसली, ही वाज इलेक्टेड द महाराष्ट्र बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी लीडर। तो जो जनरली पार्टी लीडर होते हैं, दे only end up being the chief minister, paving the way for his swearing in ceremony as the chief minister of Maharashtra। This is happening for the third time। ठीक है, सेरेमनी होगी थर्सडे को, आजाद मैदान में हो चुकी है अब। या सो दैट्स द ओनली मेजर न्यूज। अच्छा, अब ये जो हिंदूज को अटैक किया जा रहा है और दूसरे रिलीजन को के लोगों को अटैक किया जा रहा है, इसमें शेख हसीना का बोलना है कि वहाँ के जो इंटरिम गवर्नमेंट को लीड कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, ही इज इन्वॉल्व इन ऑल दिस जेनोसाइड विच इज हैपनिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके कंट्रोल में नहीं है, इनफैक्ट ही इज द वन कंट्रोलिंग इट ऑल, और वही इस जेनोसाइड को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा शेख हसीना का कहना है, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अच्छा, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लाने का ट्राई किया। तो सबसे पहले तो उस मार्शल लॉ को हटाया जो साउथ कोरिया की ऑपोजिशन है, जो मेजोरिटी होल्ड करती है जो। उसके बाद जैसे ही ये बला टली तो उन्होंने बोला जो बला लेके आया था उसको हटाओ अब। तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन लॉन्च किया है साउथ कोरिया की ऑपोजिशन ने। तो ऑन वेंसडे द पार्टी सबमिटेड अ मोशन टू इम्पीच प्रेसिडेंट यून सुक यूल over the shocking and short-lived martial law that drew heavily armed troops to encircle the parliament building and forced lawmakers
टू क्लाइम इनसाइड द बिल्डिंग एंड पास द लॉ अगेंस्ट मार्शल लॉ। तो अब उनके ही अगेंस्ट इम्पीचमेंट ऑर्डर लाया जा रहा है, प्रॉब्ली वेरी हाई चांस ही विल बी इम्पीच्ड सून। Yeah, I think that's all for today. फिलहाल में कुछ बहुत ज्यादा ऐसा हो नहीं रहा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। देश दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जा सके इतना कुछ नहीं हो रहा है। सो थैंकफुली लाइट वीक्स गोइंग ऑन फॉर यू। आई एम होपिंग दिसंबर एंड तक या जनवरी में बहुत हैवी चीजें होने वाली है अगेन, तो वील हैव थिंग्स टू डिस्कस अगेन। बट आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल बी सीइंग you guys again on the upcoming Tuesday. Thank you all for joining me in today's session. I'll see you guys again on Tuesday. This is Vishishta signing off. Bye bye.